हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सोशल एंड कमर्शियल इंश्योरेंस। बेसिकली जो आज मैं टॉपिक आपको करा रही हूँ सोशल इंश्योरेंस का, वो किससे रिलेट करता है। इसमें देखो, हम लोग अपनी रूटीन की लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो काम करते हैं और उनकी ज़िंदगी हमेशा काम करते हुए ख़तरे में रहती है। कोई ना कोई रिस्क हमेशा रहता है। आप मशीन पर काम कर रहे हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ कोई मिस हैपनिंग होने का चांस हो सकता है, कोई एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता है। तो इसीलिए एक रिक्वायरमेंट होती हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। एम्प्लॉयर अकेला तो एम्प्लॉयर के लिए भी उतनी ज़्यादा सेफ्टी देना पॉसिबल नहीं होता है, और ना ही एम्प्लॉई अपने आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकता है कि अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसको कंपेंसेट किया जा सके। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एम्प्लॉयर और जो गवर्नमेंट है, इन दोनों के आपस में एक हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन के साथ एक इस तरह का प्रोविज़न है जिसमें एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती हैं। एक तरह का ये सोशल इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर अगर काम करते हुए एम्प्लॉई के साथ किसी भी तरह की मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको कंपेंसेट किया जाता है, और इस फंड में से किया जाता है जो एम्प्लॉयर और जो गवर्नमेंट है, ये मिलकर दोनों इस तरह के फ़ंड को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक यही है कि सोशल इंश्योरेंस क्या होता है और एक कमर्शियल इंश्योरेंस से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग के साथ, मीनिंग ऑफ सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस basically is a concept where the government intervenes in the insurance market to ensure that a group of individuals are insured or protected against the risk of any emergency that lead to financial problem. This is done through a process where individuals' claim are partly dependent on their contributions, which can be considered as इंश्योरेंस प्रीमियम टू क्रिएट अ कॉमन फंड। यहाँ पे कॉमन फंड की बात हो रही है, आउट ऑफ विच द इंडिविजुअल आर देन पेड बेनिफिट इन द फ्यूचर, कि इस फंड में से इंडिविजुअल को बेनिफिट दिए जाते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। यहाँ पे क्लियर है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के साथ एक ऐसा फंड क्रिएट किया जाता है जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी रिस्क होता है एम्प्लॉई को, वर्कर को, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा उनके साथ कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, तो अगर कुछ भी ऐसा उनकी ज़िंदगी के साथ लॉस होता है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ये जो कॉमन फंड है इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सोशल इंश्योरेंस के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि किस किस के लिए सोशल इंश्योरेंस किस तरह का हो सकता है। मेडिकेयर, ठीक है, मेडिकल के केयर प्रोवाइड करने के लिए सोशल इंश्योरेंस हो सकता है। मेडिक एड हो सकती हैं। देन इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी इसके अंदर इंक्लूड होता है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हो सकते हैं कि अगर बाई चांस कुछ रिट्रेंचमेंट हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, उनकी नौकरी चली जाती है किसी रीज़न की वजह से, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो लॉस होता है तो उनको कंपेंसेट करने के लिए भी इंश्योरेंस हो सकता है। तो बेसिकली सोशल इंश्योरेंस में मेडिकेयर आता है, मेडिक एड आता है, सोशल सिक्योरिटी है और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हो सकता है। तो इसमें से किसी भी मेथड के थ्रू एक तरह की सोशल जो सिक्योरिटी होती है, सोशल इंश्योरेंस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि सोशल इंश्योरेंस क्यों किया जाता है, इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहला है अ कॉमन फंड इज एस्टैब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयर, स्टेट एंड द वर्कर आउट ऑफ विच ऑल द बेनिफिट इन कैश और काइंड आर पेड, कि कॉमन फंड को क्रिएट किया जाएगा जिसमें यहाँ पर एम्प्लॉई का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम। मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉयर और स्टेट का होता है। स्टेट का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का होता है, जिसमें से जो भी बेनिफिट होते हैं वो या तो इन कैश दिए जाते हैं या फिर इन काइंड की फॉर्म में भी बेनिफिट दिए जा सकते हैं।
द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर इज नॉमिनल, बहुत नॉमिनल सा होता है, विच जनरली डजेंट एक्सीड दियर पेइंग कैपेसिटी, उनकी पेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होगा। वेयर एज द एम्प्लॉयर एंड द स्टेट प्रोवाइड द मेजर पोर्शन ऑफ द फिनांस, कि मैक्सिमम जो फिनांस का पोर्शन होता है वो किसके थ्रू दिया जाता है, दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। ज़्यादातर जो इसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेनिफिट इज टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द बेनिफिशरीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ इनकम, कि अगर इनकम का टोटल लॉस हो जाता है या फिर पार्शियल लॉस हो जाता है तो जिसको हम ये बेनिफिट दे रहे हैं, मतलब जो बेनिफिशरी है, तो वो एक तरह के क्या होते हैं कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका मेंटेन रहे, तो इसके लिए इस तरह का इंश्योरेंस किया जाता है। तो और जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इस तरह के इंश्योरेंस के, तो उसमें आता है बेनिफिट आर ग्रांटेड एज ए मैटर ऑफ राइट एंड विदाउट एनी मीन्स टेस्ट, दस दे डोंट टच द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द बेनिफिशरीज। तो इसमें किस तरह का टेस्ट वेस्ट नहीं किया जाता, रादर इसको एक राइट माना जाता है कि कुछ भी अगर ऐसा होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इनकम जनरेट होनी बंद हो जाती है, तो उस केस में बेनिफिट दिया जाएगा। तो कोई टेस्ट नहीं किया जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है एम्प्लॉइज़ की। इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन कंपल्सरी बेसिस so that its benefit might reach to all the needy person of the society who are sought to be covered by the scheme। तो सभी को, मतलब जिनको इस तरह के बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है, तो एक तरह से कंपल्सरी बेसिस पर उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। तो सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस के अंदर ये मेन ऑब्जेक्टिव को हम इंक्लूड करते हैं। और लास्ट क्या, सोशल इंश्योरेंस रिड्यूसेस द सफरिंग्स अराइजिंग आउट ऑफ द कंटीजेंसी फेस्ड बाय द इंडिविजुअल कंटीजेंसी विच ही कैन नॉट प्रिवेंट, कि एक जो इंडिविजुअल कंटीजेंसी हो जाती हैं, फ्यूचर में कुछ ऐसी एमरजेंसीज अराइज होती हैं जिसकी वजह से लॉस को कम करना पॉसिबल नहीं होता है, तो सोशल इंश्योरेंस उस तरह के लॉसेस को, उस तरह की कंटीजेंसी से होने वाले लॉस को कम करने की कोशिश करता है। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है सोशल इंश्योरेंस के। अब हम बात करते हैं कि सोशल इंश्योरेंस और कमर्शियल इंश्योरेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है। इससे पहले जितने हमने टॉपिक करे हैं बेसिकली वो कमर्शियल इंश्योरेंस में आते हैं। लाइक अगर हम मोटर इंश्योरेंस की बात करें, अगर हम फायर इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो वो सारे कमर्शियल इंश्योरेंस के पार्ट हैं। तो कमर्शियल इंश्योरेंस एक नेसेसरली वॉलंटरी होता है, लेकिन अगर हम एक सोशल इंश्योरेंस की बात करें तो इसको नॉर्मली कंपल्सरी माना जाता है। इन कमर्शियल इंश्योरेंस द पॉलिसी बेनिफिट आर अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम पेड, जितना प्रीमियम पे करोगे तो उतने बेनिफिट इसमें दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम सोशल इंश्योरेंस की बात करें तो वर्कर बेनिफिट को रिसीव करते हैं एंड जो ये बेनिफिट होते हैं आर मच लार्जर देन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से कई गुना ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है moreover commercial insurance don't have for its object the maintenance of a minimum standard of living, कि अगर हम कमर्शियल इंश्योरेंस की बात करें तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ सोशल इंश्योरेंस में होगा कि जिसमें मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव इसका हो सकता है। Social insurance is undertaken to meet a chain of contingencies of diverse nature and intensity, while commercial insurance provide against an individual risk only। अगर हम commercial insurance की बात करें तो इसमें सिर्फ individual risk की बात होती है, लेकिन जो हमारा सोशल इंश्योरेंस है तो इसमें एक पूरी चेन होती है जिसमें जो कंटीजेंसी है वो डाइवर्स नेचर की हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है सोशल एंड कमर्शियल इंश्योरेंस में। अब हम बात करते हैं सोशल इंश्योरेंस एंड वर्कमैन कंपनसेशन। सोशल इंश्योरेंस में ये जो सोशल हमारी अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें वर्कर को क्या दिया जाता है, वर्कर को किस तरह से कंपनसेट किया जाता है। तो ये जो सोशल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है इसमें कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को पे करने के लिए इस तरह के इंश्योरेंस का यूज़ किया जाता है कि अगर एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट की वजह से उसको कोई बॉडली इंजरी होती है, उसको कोई डिसीज़ हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान, काम करते दौरान अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको कंपनसेट करने के लिए सोशल इंश्योरेंस हेल्पफुल होता है। हर एक एम्प्लॉय तो हम सोशल इंश्योरेंस के अंदर किस तरह के कंपनसेशन को इंक्लूड करेंगे।
every employee including those employed through a contractor but excluding casual employee. इसके अंदर जो कंपेंसेशन दिया जाता है वो कैजुअल एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाता, जो हम डेली बेसिस पर हम लोग अपॉइंट करते हैं तो उनको नहीं दिया जाता, रादर जो कंट्रैक्ट के थ्रू आए हैं, हु इज़ एंगेज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस, एम्प्लॉयर के बिजनेस के लिए उनको हमने एंगेज किया है, and who suffers an injury in any accident arising out of and in the course of his employment, कि अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसकी वजह से इंजरी होती है और वो कब होती है, जब वो काम कर रहा होता है, तो वो बेसिकली कंपेंसेशन इस एक्ट के अंदर उनको कंपेंसेशन दिया जाता है। तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन और सोशल इंश्योरेंस का रिलेशन है। अगर हम मेन एक्ट्स की बात करें तो जो मेन एक्ट्स आते हैं जिसके थ्रू सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसमें एम्प्लॉयज़ तो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1952 एंड वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट हैं जिसके अंडर एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिकली वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 की बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मेन प्रोविज़न आते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, ये बेसिकली है क्या? The Compensation Act for Workmen was formed after it came into notice that the laborer were becoming exposed to the danger by using more sophisticated and advanced machinery। कि ऐसा रियलाइज़ किया गया कि ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीनरी का यूज़ करते हुए, ज़्यादा एडवांस मशीनरी का यूज़ करते हुए वर्कर की ज़िंदगी हमेशा खतरे में थी। इससे पहले जो एक्ट था कंपेंसेशन एक्ट 1884 था, तो इसमें क्या था? द एम्प्लॉयर वुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंपेंसेशन ऑफ इट्स वर्कमैन ओनली व्हेन सम मेजर और फेटल एक्सीडेंट अकर ऑन रोड, कि अगर रोड पर कोई मेजर एक्सीडेंट होगा तो उस केस में कंपेंसेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर लेता था। लेकिन इन 1885 द माइनिंग एंड फैक्ट्री इंस्पेक्टर रियलाइज दैट ये जो एक्ट था, ये जो फेटल एक्ट 1885 था, इट वाज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने भी इसकी सुनवाई की। जब लेजिस्लेटिव मेंबर ने, जो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मेडिसिन के एक्सपर्ट थे, वर्कर इंश्योरेंस एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक कमेटी प्रोवाइड की और फिर अपनी एक रिपोर्ट दी कि एक वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट बनना चाहिए। तो फिर इस एक्ट को स्टार्ट किया गया जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयर फैटल एक्सीडेंट के लिए कंपेंसेशन नहीं देगा, रादर किसी भी तरह की अगर बॉडली इंजरी होती है, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो उनके लिए कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो इसको इस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। तो ये बेसिकली वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 इसके हम कह सकते हैं कि किस तरह से ये इनेक्टमेंट इसकी हुई हैं। एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट का बेसिक स्कोप क्या है? जो कंपेंसेशन एक्ट है तो इसका बेसिक स्कोप क्या है, इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहला तो जो एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट 1923 है, ये होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। और इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1924 जुलाई के फर्स्ट डे से ये इन्फोर्समेंट में आया था। और इसको हम कह सकते हैं कि एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है जिसके अंदर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती हैं। एम्प्लॉयज़ या वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 एम्प्लॉयर के ऊपर एक स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी इम्पोज करता है कि उसका ये मोरल ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयज़ के लिए कि अगर वो किसी भी तरह की उनको कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी हो जाती है या कोई डिसीज़ हो जाता है जब वो काम कर रहे होते हैं, जब वो बड़ी ऐसी हज़ार्डियस वर्किंग कंडीशंस होती हैं, बड़ी ख़तरनाक कंडीशंस में जब वो काम कर रहे होते हैं और उनको कोई लॉस होता है, तो उसको कंपेंसेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वर्कर की रहती हैं। नेक्स्ट आता है, इस एक्ट का जो मेन एम है is to provide quick and cheaper disposal of disputes relating to the compensation which is not possible in comparison in case of proceeding of civil law, कि अगर किसी भी तरह के डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं तो उनको जल्दी से सॉर्ट आउट करना भी इस एक्ट का मेन जो हम कह सकते हैं कि प्रोविज़न है। और ये एक्ट हेल्प करता है द डिपेंडेंट टू गेट रिलीफ फ्रॉम द हार्डशिप राइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स उनके साथ आई हैं तो उनको वो वहाँ से वो उभर पाएँ।
फिर इस एक्ट के अंदर हम क्या क्या कवर करते हैं, कौन कौन सी ऐसे कहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है और कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एप्लीकेबल कहाँ पर होता है, माइंस में एप्लीकेबल होता है। अगर कोई पर्सन प्लांटेशन वगैरह में एंगेज्ड है तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा उस पर्सन के ऊपर। ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह में इन्वॉल्व है, रेलवेज का काम अगर वो कर रहा है, सर्कसेस वगैरह में है, और इन सब में जो होता है ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। और कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, ठीक है। देन एम्प्लॉय कवर्ड बाय ESI एक्ट, जो ESI एक्ट 1948 के अंदर कवर हो जाते हैं तो उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। कैजुअल वर्कर और जो वर्कर अदरवाइज इनको एम्प्लॉय किया गया है तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके अंदर अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर एक टर्म आती है डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट क्या होता है, इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 पार्ट 1 और पार्ट डी में अंदर इसको डिफाइन किया गया है। तो डिपेंडेंट होते कौन है, बेसिकली डिपेंडेंट को भी कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेदर एक्चुअली सो और नॉट, कि डिपेंडेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एक विडो है, एक माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन हो सकता है, अनमैरिड कोई डॉटर हो सकती है जो अडॉप्टेड है, या एक विडोड मदर हो सकती हैं। तो ये एक्चुअली हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इनको डिपेंडेंट की कैटेगरी में लिया जाता है। सेकंड आते हैं पूरी तरह से जो डिपेंडेंट होते हैं ऑन द अर्निंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ डेथ, कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती हैं और इसके ऊपर अगर उसके फैमिली मेम्बर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे तो उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, होली डिपेंडेंट होते हैं। एक सन या उसकी जो डॉटर हो सकती हैं जिन्होंने हैज़ अटेन द एज ऑफ 18 ईयर एंड हु इज़ इनफर्म, कि जिन्होंने 18 ईयर की एज को अटेन कर लिया है तो उसके डिपेंडेंट में आते हैं। और लास्ट जो कैटेगरी है डिपेंडेंट होली और इन ए पार्ट डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ डेथ, कि या तो पूरी तरह से या फिर पार्शियल वो डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एक विडो हो सकती हैं, देन पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है, विडोड मदर के अलावा, मतलब एक पेरेंट हो सकते हैं, उसके पेरेंट हो सकते हैं, माइनर लेजिटिमेट सन हो सकता है, अनमैरिड लेजिटिमेट डॉटर हो सकती हैं, अडॉप्टेड हम इसको कह सकते हैं, और डॉटर है, अडॉप्टेड है इफ़ मैरिड, एंड अ माइनर और इफ़ विडोड एंड ए माइनर, ठीक है, विडोड या डॉटर हो सकती हैं। तो ये पूरी तरह से या पार्शली वो डिपेंडेंट हो सकते हैं। जब एम्प्लॉय की डेथ हुई है तो उस टाइम पर वो डिपेंडेंट है। अ माइनर ब्रदर हो सकता है, या कोई अनमैरिड सिस्टर हो सकती है, या फिर विडोड सिस्टर हो सकती है अगर वो माइनर है। देन अ विडो डॉटर इन लॉ हो सकती हैं, एक माइनर चाइल्ड ऑफ ए प्री डिसीज्ड सन हो सकता है, ठीक है, प्री डिसीज सन का कोई बेटा हो सकता है, माइनर चाइल्ड हो सकता है, या प्री डिसीज डॉटर का कोई माइनर चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। अगर उसके चाइल्ड के पेरेंट्स अलाइव नहीं हैं, जिंदा नहीं हैं, तो उस केस में वो पूरी तरह से या पार्शियल वो डिपेंडेंट हो जाते हैं उस एम्प्लॉय के ऊपर जिसकी डेथ हुई है। तो ये डिपेंडेंट में आते हैं। या जो पैटर्नल हम कह सकते हैं ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं अगर उनके जो पेरेंट है वो वर्कमैन के पेरेंट अगर अलाइव नहीं हैं। फिर एक टर्म आती है डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट कब मानी जाएगी? तो बेसिकली अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इसमें डिसेबलमेंट को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया है, लेकिन इसमें डिसेबलमेंट को कि दो टाइप के बारे में बताया है कि डिसेबलमेंट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिसेबलमेंट अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो वो पार्शियल डिसेबलमेंट हो सकती है। डिसेबलमेंट होता है कि जब आप काम नहीं कर पाते हो, आप एबल नहीं रहते हो किसी काम को करने के। तो दो कैटेगरीज है, पहला पार्शियल डिसेबलमेंट है, सेकंड आता है टोटल डिसेबलमेंट। तो पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब क्या है? वेयर द डिसेबलमेंट इज ऑफ ए टेम्परेरी नेचर, टेम्परेरी नेचर की है, और ये जो डिसेबलमेंट है as reduces the earning capacity of a workman in any employment in which he was engaged at the time of the accident resulting in the disablement, कि अगर वो काम पर था, उसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होने की वजह से उसको डिसेबलमेंट हुई है और वो उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो पहले की कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाती हैं, तो इसको हम पार्शियल डिसेबलमेंट बोलते हैं। सेकेंड टाइप की जो डिसेबलमेंट हो सकती हैं जहाँ पर डिसेबलमेंट परमानेंट नेचर की हैं,
कि अगर डिसेबलमेंट रिड्यूस कर देता है उसकी अर्निंग कैपेसिटी को इन एवरी एम्प्लॉयमेंट, हर एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसकी अर्निंग कैपेसिटी को अगर रिड्यूस कर दिया जाता है विच ही वॉज कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट द टाइम, provided that every injury specified in part 2 of schedule 1 shall be deemed to result in permanent partial disablement। वैसे तो अगर एक पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है हर तरह की एम्प्लॉयमेंट में जो वो पहले कर सकता था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको हम क्या मानेंगे, परमानेंट नेचर की डिसेबलमेंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसको डिफाइन किया गया है पार्ट 2, जो इस शेड्यूल 1 का पार्ट 2 है, तो उसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्कर है उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब वर्कर की जो अर्निंग कैपेसिटी है बाकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। जिस काम में वो बिजी थे, जो काम वो कर रहे थे, सिर्फ उसमें अर्निंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है। लेकिन अगर एक परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है सिर्फ उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही कम नहीं होती है जहाँ पर पहले वो अंगेज था, रादर हर तरह की एम्प्लॉयमेंट में उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसको हम परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है डिसेबलमेंट के अंदर ही टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट का मतलब होता है कि ये वो डिसेबलमेंट है whether of a permanent or temporary nature as incapacitate a workman for all work which he was capable of performing at the time of accident resulting in such disablement। कि जब वो किसी भी तरह के काम करने को में डिसेबल हो जाता है, तो चाहे वो टेम्परेरी नेचर का है या परमानेंट नेचर की डिसेबलमेंट है, तो इसको हम टोटल डिसेबलमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। जब डिसेबलमेंट होती है वर्कर की, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी होती है, बोडली इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर को कंपनसेशन पे करना पड़ता है। तो फिर एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या बनती है कंपनसेशन के लिए, तो ये हम अब इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। Under Section 3 of the Act provide the liability of employer in case of occupational disease or personal injuries or the prescribed manner in which compensation has paid to the workman। वर्कमैन को compensation पे किया जाता है, तो उसमें बेसिकली अलग अलग तरह के केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीज़। तो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ में कौन कौन से ऐसे डिसीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, तो ये एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के शेड्यूल 3 के पार्ट ए में इनको डिफ़ाइन किया गया है। शेड्यूल 3 पार्ट बी में भी कुछ ऐसे डिसीज़ गिवन है और शेड्यूल 3 पार्ट सी में भी कुछ इस तरह के डिसीज़ गिवन है। सेकंड आता है पर्सनल इंजरी हो सकती हैं। पर्सनल इंजरी का मतलब इसमें पर्सनल इंजरी है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं जो उनके काम करने के दौरान अराइज हुए हैं। तो एम्प्लॉयर कब लायबल नहीं होगा, पहले केस में हमने किया था कि लायबल कब होता है, जब वर्कर को पे करना पड़ेगा। सेकंड केस आता है कि कब लायबल नहीं रहता है, अगर डिसेबलमेंट मतलब जो है वो 3 दिन से ज़्यादा हो चुका है, इज़ नॉट एक्सीडिंग 3 डेज, और एक्सीडेंट जो हुआ है वो ड्रिंक करने की वजह से हुआ है, ड्रग्स की वजह से हुआ है, या उसने ऑर्डर को डिसओबे किया था, सेफ गार्ड को डिसरिगार्ड किया था, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल डिसीजेस कौन कौन से हो सकते हैं। अगर वर्कर किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के अंदर एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और उसको कई तरह की कुछ बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, जो उस ऑक्यूपेशन के अंदर हो सकती हैं, तो उनको हम ऑक्यूपेशनल डिसीज़ बोल सकते हैं। जैसे पहला है इन्फेक्शन ड्यू टू कंटेमिनेशंस। कंटेमिनेशन की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन होती है, जैसे फूड वगैरह, फूड पॉइजनिंग का हो गया, या प्रॉपर सेफ्टी नहीं है, इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट आता है अगर केमिकल लेदर प्रोसेसिंग यूनिट है और वहाँ पर कोई स्किन डिसीजेज हो जाते हैं, या अगर नॉइस ज़्यादा होने की वजह से उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, सुनना उसको बंद हो जाता है, या एस्बेस्टस डस्ट की वजह से, जो डस्ट जो होती है काम करते हुए जो उठती हैं, जैसे मेटल वगैरह की डस्ट हो सकती हैं, तो उसकी वजह से अगर लंग कैंसर हो जाता है, तो ये जो है या फिर हीट या कोल्ड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, एक्सट्रीम हॉट होता है क्लाइमेट के अंदर, तो उसकी वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं,
तो ये सारी की सारी ऑक्यूपेशनल डिसीजेस की कैटेगरी में आती हैं। अब कंपेंसेशन कितना पे किया जाएगा? सबसे पहले तो ड्यू कब होता है? जैसे ही एज सुन एज इट फॉल ड्यू लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन इज फिक्स्ड ऑन एम्प्लॉयर। जैसे ही वो होता है तो उसकी जो लाइबिलिटी होती है उस कंपेंसेशन को पे होने करने की एम्प्लॉयर के ऊपर आ जाती हैं। अगर एम्प्लॉयर जो एक्सटेंट जितने के लिए क्लेम किया गया है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको क्या करना होता है? शुड मेक प्रोविजनल पेमेंट टू द एक्सटेंट ही एक्सेप्ट। जितना वो एक्सेप्ट करेगा तो कम से कम उतना तो उसको पे करना होता है। पेमेंट जो होता है एम्प्लॉई कंपेंसेशन के लिए एम्प्लॉयज़ के मतलब एक तरह से कमिश्नर के पास वो अमाउंट डिपॉजिट करवानी होती हैं एम्प्लॉई हैविंग राइट टू मेक एनी फर्दर क्लेम। तो उससे पहले तो उसको जो जितना भी पार्शियल क्लेम अगर एक्सेप्ट किया गया है तो उसको डिपॉजिट करवाना होगा। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट कितने टाइम के अंदर अंदर? जब ड्यू डेट हुई है तो उसके विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती हैं। अगर इफ़ नॉट कमिश्नर अगर वो नहीं करता है तो कमिश्नर एम्प्लॉयर को डायरेक्ट करेगा, उसको ऑर्डर देता है कि तुम उसकी पेमेंट करो और जितना उसका एरियर था उसके ऊपर 12% की रेट से उसको सिंपल इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी होती हैं। अगर वो फिर से डिले करता है तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में प्रिवेलिंग होता है तो उसके साथ उसको पे करना होगा और 50% अमाउंट उसको एज ए पेनल्टी भी पे करनी होती है अगर वो डिले करता है। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन ही, जहाँ पर इंजरी की वजह से वर्कर की डेथ हो जाती हैं तो उसमें जितनी उसकी मंथली वेजेस हैं तो उसके 50% की जो अमाउंट है, ठीक है, उसको पे करना पड़ेगा और उसके साथ मल्टीप्लाइड बाय द रेलेवेंट फैक्टर और एन अमाउंट ऑफ ₹1,20,000 विच एवर इज़ मोर। तो एक रेलेवेंट फैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं और 1,20,000 दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा तो वो पे किया जाएगा। जहाँ पर पहला केस था कि अगर वर्कर की डेथ हो जाती है, सेकंड केस है कि अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है कि वो किसी भी काम को करने में कैपेबल नहीं रहता है इंजरी की वजह से, तो उसमें क्या होगा? जितनी उसकी मंथली वेजेस हैं उसका 60% और अगेन इसको एक रेलेवेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और 1,40,000 दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा तो उसको पे किया जाएगा। अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन में नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ अगर परमानेंट डिसेबलमेंट जो हुआ है वो इंजरी की वजह से हुआ है, ठीक है, तो उसमें अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है तो जितनी उसकी अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हुआ है, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी सच परसेंटेज ऑफ कंपेंसेशन पेएबल। वेयर टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट होती है ऑफ ए वर्कमैन रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी, अगर पार्शियल डिसेबलमेंट होती है एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ मंथली बेसिस पेएबल एवरी हाफ मंथ। तो एवरी हाफ मंथ का जितना भी अमाउंट उसको पे किया जाता है तो उसके बेस पर उसको मंथली बेसिस पे की जाएगी 25% की। तो परमानेंट में तो बहुत ज़्यादा जो है वो कंपेंसेशन को पे किया जाता है। से एक एम्प्लॉयर लायबल हो जाता है कंपेंसेशन को पे करने के लिए। एम्प्लॉयर का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि वर्कर उसके अंडर काम करता है, वर्कर सारे रिस्क के को बियर करता है, हमेशा जो खतरा है उसके सिर पर मंडरा रहा होता है, तो जो एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कंपेंसेट किया जाए। तो इस तरह से जो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट है 1923 उसके अंदर एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।